अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात जोग्राफियाई हदूद से निकलकर वसी इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। बहेरा अहमर में हौसियों ने सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया तो दूसरी जानिब बहेरा कैस्पियन में इस तनाज़े से महफूज न रह सका, जहाँ यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने ईरानी फौजी सामान ले जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले किए हैं। उधर IRGC के मुताबिक उसने उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ताहम अमरीकी सेंट्रल कमांड, ईरानी हुक्काम और उर्दनी हुकूमत ने अब तक ये वाजे नहीं किया कि कौन सी फौजी तनसीबात हमले का असल हदफ थी। उर्दन पर ईरान का हमला उसी हिकमत अमली का तसलसल है जिसके तहत ईरान मुसलसल खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी मफादात को निशाना बना रहा है। उर्दन में तकरीबन 4000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। यूं उर्दन भी इस तनाज़े में एक अहम स्ट्रेटेजिक हैसियत इख्तियार कर चुका है। इसी दौरान जंग ने एक और खतरनाक रुख इख्तियार किया जब मिस्र की बंदरगाह दमियात में कुदरती गैस की तरसील के मरकज पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी, जिसने दूसरे बहरी जहाज को भी अपनी लपेट में ले लिया। एक अमरीकी बहरी जहाज को भी इस कार्रवाई में नुकसान पहुंचा है। उधर यमन के हौसी जनूबी बहेरा अहमर से गुजरने वाले तिजारती जहाजों पर फीस आयद करने पर गौर कर रहे हैं, जिससे आलमी तिजारती रास्तों पर भी नए खतरात मंडलाने लगे हैं। दूसरी जानिब अमरीका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका फ़ज़ाई हमले किए हैं। ये पहला मौका है कि सऊदी अरब ने एतराफ़ किया है कि उसने अमरीका के साथ मिलकर मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई में हिस्सा लिया है। ये हमले उन गिरोहों के खिलाफ किए गए हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर ईरानी इनकलाबी गार्ड की हिदायत पर सऊदी तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। 2014 में दाइश से लड़ने या मुकाबला करने के लिए ईरान की मदद से बनाई गई इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने दावा किया है कि इन हमलों में उसके कम से कम 20 जंगजू मारे गए हैं, जबकि बगदाद, बसरा, किरकुक समेत 7 सूबों में मौजूद PMF की तनसीबात और अस्करी साजो सामान को शदीद नुकसान पहुंचा है। अमरीका और सऊदी अरब ने अपनी कार्रवाइयों का जवाब ये पेश किया है कि सऊदी तेल की तनसीबात पर ड्रोन हमले इराक़ी सरजमीन से PMF ने किए हैं। ईरान ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है, जबकि PMF ने भी सऊदी इल्ज़ामात को मनगढ़ंत करार दिया है। इस तमाम सूरत हाल से ये वाज़ेह है कि मौजूदा जंग अब सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं, बल्कि इसने मशरिक़ वस्ता के करीबन तमाम अहम जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक महाजों को अपनी लपेट में ले लिया है। बहेरा अहमर, बहेरा कैस्पियन, उर्दन, इराक, मिस्र और खलीजी ममालिक बयाक वक्त बढ़ते फौजी हमले इस बात की निशानदही करते हैं कि ऐसी वसी इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है, जिसके असरात आलमी सलामती पर भी इंतहाई गहरे और देर पास साबित हो सकते हैं। ये जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, अब भी इसमें हल मौजूद है या ये मजीद बढ़ेगी? इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। खलीजी ममालिक उर्दन, इराक, मिस्र, सऊदी अरब, बहेरा अहमर और बहेरा कैस्पियन में फैलता तनाज़ा, ईरान अमरीका जंग नए महाजों तक फैलने लगी। क्या असरात मशरिक़ वस्ता तक ही महदूद रहेंगे? शहजाद चौधरी साहब, ये गुज़िश्ता 3-4 दिन से जो सूरत हाल है, कुछ ये जंगी स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट नज़र आ रही है, ईरान और अमरीका की भी, मज़ीद इसके अंदर फ़रीक भी शामिल हो गए हैं। आप समझ रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता तक भी ये महदूद रह पाएगा या इसके असरात इससे बाहर? यानी कि अभी तक हमने देखा कि एक हुर्मुज़ ने दुनिया की मईशत को मुतासिर करना शुरू कर दिया, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब ये मामला वहाँ से निकलकर और कई रुख इख्तियार कर रहा है। मजमूई तौर पर दुनिया की फैसला साजी, सियासत, मईशत, क्या इससे मुतासिर होने के इम्कानात हैं? अच्छा, पहले तो ये देखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन क्यों होती क्यों है। यानी दुनिया की तारीख, जंगी तारीख जो है वो क्या बताती है हमें कि जब जंग का फैलाव इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाए तो उसका मकसद क्या होता है। आमतौर पर तो ये होता है कि आप कहीं ना किसी के हलीफ बन जाते हैं और हलीफ बनने के बाद फिर दो अतराफ, जो आज तक का हमारा एक तज्जिया है उसके हिसाब से, दो अतराफ बन के एक दूसरे पे हमले शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जंग का फैलाव है वो फोकस्ड नहीं है, इसमें कोई सीधी लकीर डाली नहीं जा सकती, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। लेकिन ये अलबत्ता जरूर है कि जो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन ईरान चाह रहा था, आज शायद अमेरिका और इसराइल भी वो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन चाह रहे हैं। आप इससे आपको अंदाजा होगा कि जो जंग के जो अज़ाइम हैं वो किस तरीके से अब मदगम होते जा रहे हैं। जब भी इस तरह बढ़ जाए दायरा, अपने अपने वो जो डिफाइंड अहदाफ थे उससे हट जाए, तो जंग का फोकस खराब हो जाता है। इसकी एक मिसाल वियतनाम वॉर में मिलती है। जब ऐसा हुआ तो आपने देखा कि ऐसा लाओस, कैम्बोडिया, ये सब मुल्क शामिल हुए उसके अंदर, वियतनाम तो था ही था।
फिर उसके बाद इंडो चाइना यानी पूरे का पूरा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जंग थी वो अपने अख्ताम को फितरी अख्ताम की तरफ पहुंची। गो के वहां पे खास मकसद ये था कि वियतनामियों को वहां पे हावी कराना है, जो साउथ वियतनामीज थे। वो तो ना हो पाया और अमेरिका को छोड़ना पड़ा, जब वो छोड़ना पड़ा। लेकिन आज तक कैम्बोडिया और लाओस अपने उस जो जो उनको जो उसके उसके जो असरात थे उससे आज तक मुकम्मल तौर पर निकल नहीं सके। हैं तो पीसफुल कहने को, लेकिन जो डिविजन्स क्रिएट हुई सोसाइटी में, उनके अपने इकोनॉमीज में, उनके अपने माहौल के अंदर, वो आज तक उसमें उस तरह का रिपेयर नहीं आया है। लाओस और कैम्बोडिया आज भी बहुत कमजोर ममालिक हैं। अब हो क्या रहा है? अब हो इस तरीके से रहा है कि इसराइल जो कि सामने बैठा है हुतियों के, मुझे नहीं मालूम 7 अक्टूबर वाला हमास बनता जा रहा है हुतीज जो है, या इसराइल का कोई असर रसूख है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो नहीं होगा, इनडायरेक्ट ही होगा। यानी उनको उकसाया गया है सऊदी अरेबिया को शामिल करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने अटैक कर दिया है इराक में, इराक वालों को उकसाया गया है कि वो आप हमले करें। इराक में भी इसराइल बैठा हुआ है, अमेरिका भी है और इसराइल भी है। तो आप देखिए कि जहां पर ईरान के इत्तेहादी हैं, जहां जिन्होंने हमला किया सऊदी अरेबिया के ऊपर, ईरान के इत्तेहादी हैं, वहां पर उनके ऊपर असर रसूख अमेरिका और इसराइल का भी किसी हद तक हो सकता है, क्योंकि उसी जगह पे लोकेटेड है, एक ही मुल्क के अंदर है। हूथियों पे इसी तरीके से मैंने कहा कि ईरान का तो है ही है, लेकिन क्या इसराइल भी वहीं पे कुछ खेल खेल रहा है कि सऊदी अरेबिया? इसका सबका मकसद क्या है इन तमाम चीजों का? पहला मेरी नजर के अंदर यह है कि जंग से छुटकारा। अमेरिका सोच रहा है कि उससे जंग से छुटकारा मिल नहीं सकता इस तरीके से, उसने कोशिश की निकलने की, नहीं निकला। अब इतना फैला दो कि ये सब आपस में मुठभेड़ हो जाए, पता ही ना चले कौन किससे लड़ रहा है, और उसको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीव का मौका मिल जाए, मुझे यूं लगता है। अदरवाइज उसका कोई इतना बड़ा यहाँ पे रह नहीं गया इंटरेस्ट कि वो इसके क्यों जंग में शामिल रहेगा। दूसरा, जब खलीजी ममालिक इतने कमजोर हो जाते हैं और इतने कमजोर हो जाएंगे आपस में लड़ लड़ के या आपस में हमले करके, तो क्या उस वक्त फिर इनको जरूरत पड़ेगी अमेरिका की, अब्राहम्स अकॉर्ड की, इसराइल के साथ सेटल होने की, अमेरिका के साथ सेटल होने की? तो चीन जो कि आगे बढ़ना चाह रहा था उसका रास्ता रुक जाएगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि सामने और पॉसिबल हो सकती हैं। अब इसमें किसका कितना बड़ा खेल है, ये बहुत मुश्किल है ये डिटरमिन करना कि इस वक्त कौन किसको हाँ, तीसरा चीज यह है कि अगर हुर्मुज इसमें चल जाए तो चल जाए, और ना चले तो फिर कम से कम यह है कि इन्होंने यानी वो ईरान और भी खलीजी ममालिक मिलके उस मामले को आपस में सुलझाएं या उलझाएं या आपस में लड़ते रहे हुर्मुज के ऊपर भी। तो मुझे यूं लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इसराइल जितना चाहे उतना हिस्सेदार बने, जितना ना चाहे तो फ्रिंज पे बैठ के तमाशा देखता रहे, अमेरिका को निकलने का मौका मिल जाए, ईरान अपने ही चक्रों में इन्हीं अपना स्टैंड लेते हुए इन खलीजी ममालिक के साथ मुठभेड़ करके, लड़ाई करके, इस कन्फ्रंटेशन के अंदर सब लोग अपने आप को कमजोर करते रहे। तो मुझे तो यूं लगता है कि ये मकासद है। शहजाद साहब, आपकी गुफ्तगू से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आपने बात की कि एक तो ये बात कही कि यहाँ पे सूरत हाल ऐसी क्रिएट कर दी गई, खुद अमेरिका भी कौन किससे लड़ रहा है ये पता ही ना चले, यानी कि एक कंफ्यूजन सामने मौजूद हो। दूसरी जानब जब आप ये कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स या चाइना का रास्ता रोकना, तो वो एक स्ट्रेटेजिक गेन है जो अमेरिका चाह रहा है। अगर इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए जहां अमेरिका एक वजाहत के साथ एक जिन के तौर पर जीता हुआ दिखाई ना दे, तो फिर ये स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन क्या उसको स्ट्रेटेजिक गेन दे पाएगी इस खित्ते में? देखिए, जब खलीजी ममालिक, अगर ये जंग की कैफियत ऐसी चलती है, उसको मैनेज नहीं किया जाता, ये बंद नहीं होती और ये आपस में ही झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। आपको ये पता है, खबर सुन के हैरानगी होगी कि इस वक्त इस हालत में ईरान का तेल कौन खरीद रहा है? यूएई, मुत्तहदा। तो कहां पे हम किसके ताने बाने किससे मिलाएं, कौन सी हम डेफिनेशन क्रिएट करें इस जंग के अंदर? यानी जो दुश्मन है जिसपे सबसे ज्यादा हमले किए आपने खलीज के अंदर, वही आपका तेल खरीद रहा है और बगैर इजाजत के खरीद रहा है। यानी ये जो ब्लैकमेल, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है उस तरीके से खरीद रहा है। तो जहां पर इस किस्म के मसाइल हो, अगर खलीजी ममालिक बहुत कमजोर हो जाते हैं और ये जंग के बाद जब भी ये बंद होती है, जिस तरीके से भी बंद होती है, उनको जरूरत रहती है फिर से अपने आप को बिल्डअप करने की, डेवलप करने की। तो फिर उनका तकिया फिर से वहां चला जाता है जहां पर अमेरिका को ये पॉसिबली ये एक खदशा हो रहा था कि अब ये शायद मुझे यहां पर ना रहने दें। ईरान भी नहीं चाहता कि वो रहे। और एक और चीज, चीन वहां कभी नहीं जाता जहां पर मामला सीधे ना हो, वो कभी उस जगह पैर नहीं रखता जहां पर गीली जमीन हो, और ये तो है ही सब की सब गीली जमीन। तो चीन को इस तरीके से रोका जा सकता है। मुझे यूं लगता है कि जो टाइम के अंदर टाइम को गेन किया जा रहा है और टाइम को चीन के खिलाफ
किया जा रहा है। बाकी सब जो है ये अपॉर्चुनिस्ट गेम्स हैं सबके साथ। ठीक हो गया जी। ज़ैनुल खान साहब, अभी तक हमने देखा जब तक हुर्मुज़ ईरान और अमेरिका आपस में थे तो हमें वहां पर रशिया या अमेरिका जो बिग पावर्स हैं वो अपना कोई रोल प्ले करते दिखाई नहीं दिए। अब जब हम कह रहे हैं कि तनाज़ा फैल रहा है और बहुत से फरीक हैं, बहराए अहमर, बहराए कैस्पियन, इधर हुर्मुज़ का मामला स्टिल वहीं खड़ा है, क्या आज भी मिडिल पावर्स या सालस आप कह लें उनकी गुंजाइश मौजूद है, रास्ता वहीं से निकलेगा? आयशा, इस वक्त ये तनाज़ा फैल रहा है और जो मिडिल पावर्स हैं जो पहले से इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान, कतर, ओमान, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर मिस्र भी था एक, और उस पर भी हमला हो गया है, उसके जहाज़ों पे भी जो वहाँ खड़े हैं। जी, मिस्र पर भी हमला हो गया, शुक्रिया। देखिए, ईरान ने 14 मुल्कों के टारगेट्स पर, खुद ईरान ने या ईरान के साथ जो उनकी इत्तेहादी तंजीमें हैं उन्होंने हमला किए हैं 14 मुल्कों के टारगेट्स पर। तो ज़ाहिर है तनाज़ा फैल रहा है। उसके पीछे ईरान की हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी को कहते हैं एस्केलेट टू डी एस्केलेट, कि जंग को ख़त्म करने से पहले जंग को फैलाओ। जब जंग फैलेगी तो फिर ईरान पर, अमेरिका पर उसका दबाव पड़ेगा, और जब अमेरिका पर दबाव पड़ेगा, ख़ास तौर पे जब दुनिया पर माशी दबाव पड़ेगा, उसकी वजह से अमेरिका पर दबाव पड़ेगा, तो फिर ईरान से उस तरह का मुआहदा होगा जिससे ईरान को सिक्योरिटी मिले और माशी रिलीफ मिले। उसके साथ ईरान हुर्मुज़ का कंट्रोल किसी तौर पर छोड़ने को तैयार नहीं है। उस वक्त तक वो उसका कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि आखिरी मुआहदा ना हो जाए, क्योंकि वो समझता है कि हुर्मुज़ का कंट्रोल उसकी सिक्योरिटी की गारंटी बन चुका है। सही। उसके पास एक ऐसी लिवरेज आ चुकी है जिसको छोड़ना उसके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ईरान ये समझता है कि जब जंग रुकेगी तो अमेरिका फिर वापस आएगा। पिछली दफ़ा भी जंग रुकी थी तो ईरान ये समझता था कि ये सिर्फ अमेरिका वक्फा ले रहा है, और अब भी ईरान ये समझता है कि अगर फौरी तौर पर जंग रुकी तो ये सिर्फ एक वक्फा होगा, अमेरिका ज़्यादा तैयारी से वापस आएगा। लेकिन ये जो हिकमत अमली है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये एक दो धारी तलवार है, क्योंकि इन सब मुल्कों पे हमले करके, इन पे दबाव डाल के ईरान ये चाहता है कि इन मुल्कों के जरिए से अमेरिका पर दबाव डाला जाए, क्योंकि सब मुल्क अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये अमेरिका से कहें कि खुदा के वास्ते तुम ख़त्म करो इसको, वापस जाओ, ईरान की बातें मानो। अब सऊदी अरब को देखिए कि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो बेहतरीन रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था, इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। खित्ते की बड़ी कुव्वत है और बड़ी फौजी कुव्वत भी है, लेकिन ईरान जंग को हुर्मुज़ से लेकर बाबुल मंदब तक चला गया ताकि सऊदी अरब का तेल रोका जाए। सऊदी अरब का तेल क्यों रोका जाए? ताकि जो तेल की कमी है वो जल्द से जल्द दुनिया में पैदा हो, और जब तेल की कमी पैदा होगी तो फिर ईरान की बात माननी पड़ेगी। तो इराक में जो मलेशियाज ईरान की हामी मौजूद हैं, उन्होंने सऊदीया में टारगेट्स पर अटैक किए, और ज़ाहिर है रेस्ट्रेंट की कोई हद होती है। सऊदी अरब ये समझता है कि ये एक साइड का प्रॉक्सी प्रेशर जो है इसको मुसलसल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कि एक तरफ यमन से भी ये प्रेशर प्रॉक्सी का आ रहा है, दूसरी तरफ इराक से भी प्रॉक्सी का आ रहा है। तो सऊदी अरब ने आखिर को अपनी डेटरेंस इस्टेब्लिश करनी है, जिसके लिए उसने जवाबी हमला किया। और आप ये देखिए, खुद इराक के अंदर इराक की जो बड़ी मजहबी ताकतें हैं, शिया मजहबी ताकतें हैं, वो भी इस वक्त ईरान के खिलाफ हो रही है। मुक्तदा सदर ने क्या कहा है? मुक्तदा सदर ने, जो इतना बड़ा वहां का एक मजहबी कुव्वत है और इतनी बड़ी मजहबी जमात का हेड है, वो उसने कहा है कि जितनी ये ईरान के साथ वाली मलेशियाज हैं, ये निकल जाएं इराक से, ये हमारे लिए मुसीबत क्रिएट कर रही हैं। अब जिन मुल्कों पर अटैक हुए हैं, देखें, अभी तो ये हुआ है कि अलग अलग सबकी पॉलिसीज हैं। यूएई का चौधरी साहब ने बताया, वो इस वक्त उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। कतर जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो मुसालत कराने की कोशिश कर रहा है। ओमान न्यूट्रल बना हुआ है, वो मुज़ाकरात करके हुर्मुज़ के मामले पर कोई डील हासिल करना चाह रहा है। कुछ मुल्क अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। जो बुराइयों की नानी है वो तो अमेरिका और इसराइल है ना। ये वॉर ऑफ चॉइस तो उन्होंने शुरू की, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद इस जंग के दरमियान में जो ईरान ने फैलाया है इनको खित्ते के दूसरे मुल्कों तक, जो इस जंग में नहीं आना चाहते थे,
ज़ाहिर है उसकी जिम्मेदारी तो ईरान पर आयद होती है। दुरुस्त। और ईरान का जो मकसद है वो ये है कि ये मुल्क मिलकर अमेरिका पर दबाव डालें कि ईरान की बात मानी जाए, क्योंकि उनकी मईशतों को ख़तरा है, उनके मुल्कों को ख़तरा है। उनका जो पूरा एक मॉडल है, जिस मॉडल पर वो कायम है, वो चल रहे हैं, उस मॉडल को ख़तरा है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि ये दो धारी तलवार है। ये मुल्क आखिर इकट्ठा भी तो हो सकते हैं ना, जो अभी अलग अलग पॉलिसीज अपना रहे हैं। और यही देखना है कि आया क्या तमाम इकट्ठे होकर ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल यही देखना है कि यही वो सवाल था कि इकट्ठे होकर ये किस जगह खड़े होकर कहां दबाव बढ़ाएंगे। आमिर अहमद खान साहब, क्या मशरिक़ वस्ता की ये जंग जिसको हम कह रहे हैं कि ये फैल रही है, बढ़ रही है और बहुत से फरीक इसका हिस्सा बन गए और जाहिर बात है नुकसान भी है उनको, क्या 14 निकाती MOU जो हुआ कुछ हफ्ते पहले, अब भी उसे एक वाहिद गारंटी कहा जा सकता है इस मामले से निकलने की, या फिलहाल वो भी पसे पुश्तर मामला यहां से और आगे और बहुत सी सरहदें क्रॉस करता दिखाई देता है? जी आशा, किसी सूरत में समझता हूँ कि वो जो MOU था उसको गारंटी नहीं तस्वर किया जा सकता। वो अभी भी मुस्तकबिल में वो एक बुनियाद बन सकता है, वो एक वर्किंग पेपर के तौर पर काम आ सकता है कि अगर ये अमन की बात आगे बढ़नी है तो उन 14 नुकात में से कुछ निकाले जाएँ, कुछ नए शामिल किए जाएँ, कुछ में तरमीम की जाए। लेकिन वो बजाते खुद वो MOU जो है वो किसी चीज़ की गारंटी मैं समझता हूँ इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इस जंग की अब हैयत बदल रही है। देखें आशा, बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जंग फैलती हुई नज़र आ रही है। हमें उर्दन और मिस्र के ऊपर हमले, ईरान की जानिब से हौसी बागियों का सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुतहरिक होना, सऊदी अरेबिया का इराक़ में ईरानी निजात मिलिशियात के ऊपर हमले। इस दौरान आपने देखा होगा कि इसी अरसे में यूक्रेन ने भी कुछ ईरानी जहाज़ों के ऊपर इस बहाने से हमले किए कि वो फ़ौजी साजो सामान रूस को पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि जंग फैल रही है। लेकिन मुझे कुछ ऐसे इशारे जो हैं वो अहम लग रहे हैं जिनसे लगता है कि ये इसकी हैयत इस तरह से बदल रही है जी कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप का वो गरूर टूटा कि उनका ख्याल था कि जिस रजीम को 50 साल से दुनिया एक सरदर्दी समझ रही है वो 5 दिन में उसे ख़त्म करके तारीख में अपना नाम रकम कर देंगे। जब उनका गरूर वो वाला टूटा तो उसका एक फॉल आउट आशा ये था कि किसी भी किस्म का अमन मुआहदा ईरान के साथ, ये सारी दुनिया को समझ आना शुरू हो गया कि उस जंग के बाद, ईरान के ऊपर हमले के बाद किसी भी किस्म का अमन मुआहदा उसके साथ, वो उसकी इलाकाई फ़ौजी ताकत और इलाकाई हैसियत को कबूल करने के मुतरादिफ होगा। और ये चीज़ अमेरिका और इसराइल को तो छोड़े ना आप, ये चीज़ तो खलीजी ममालिक को काबिल कबूल नहीं है। इसलिए आप देखें कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से अब आपको निस्बतन खामोशी नज़र आती है बयानबाजी की हद तक। वो वाले बड़े बड़े बयानात के तहजीब का ख़ात्मा हो जाएगा और हम निस्त नाबूद कर देंगे इनकी फ़ौजी ताकत को, अब आपको प्रेसिडेंट ट्रंप से वो नहीं नज़र आ रहे हैं। नेतन्याहू तो बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं। उनकी जो मुँह मारी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद, उसके बाद अगर उनके कोई राब्ते हुए भी हैं तो उसके ऊपर पर्दा ही रखा गया है, उनको बहुत ज़्यादा उछाला नहीं गया। एंड मुझे लगता है कि इसकी बड़ी वजह एक तो ये है, जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपनी दाखिली सूरत सियासत के अंदर भी अब धंसना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे मिड टर्म्स करीब आते जा रहे हैं, ये 23 से 27 जुलाई के बीच में आशा में पढ़ रहा था कि AP ने एक ओपिनियन पोल किया है अमेरिका में, जिसमें उनको ये पता चला कि हर 4 में से 3 अमेरिकी जो हैं वो ट्रंप की इस जंग के खिलाफ हो चुके हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी जिसके 71% मेंबर्स इस जंग को सपोर्ट कर रहे थे, अब सिर्फ 61% मेंबर्स इसको सपोर्ट करें, वहाँ पे भी 10% की गिरावट आई है। और इसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो खाने में जो फूड इन्फ्लेशन ख़ास तौर पर हुई है, वो एक सबसे बड़ी वजह बयान किया जा रहा है लोगों का इस जंग से मुतनफ़र होना वहाँ पर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो उधर धंस चुके हैं। अब जब ये मामला जो है वो उनकी फ़ौज के और फ़ौजी कमान के हवाले कर दिया गया है, तो मेरा ख्याल है अब हम देख रहे हैं ये आने वाले हफ्तों और महीनों में हमें ये नज़र आएगा कि ये एक लंबे दौरानिए की लेकिन लो इंटेंसिटी जंग की शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसमें अमेरिका का मकसद और अमेरिकी जंगी मशीन जो है उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता या जितनी भी तेज़ी से उनके लिए मुमकिन है वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं उनकी अस्करी कुव्वत को कमज़ोर करते रहें, उनको तोड़ने की कोशिश करें। उसमें हफ्तों लग जाएं, उसमें महीनों लग जाएं और ये सूरत हाल ना पैदा
होने दें कि किसी तरह से ईरान के साथ कोई ऐसा अमन मुआहदा हो जो कि उसकी इलाकाई ताकत को तस्लीम करे, जो कि उनको पता है कि ना तो खलीजी ममालिक को ये चीज़ काबिल कबूल है, और दूसरा वो जो अमेरिका का स्टेटस था ना खलीजी ममालिक के मुहाफ़िज़ का, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसने जगह जगह अपने अड्डे बनाए हुए थे, उसको भी वो भी दोबारा किसी न किसी सूरत से बहाल हो सके। तो मुझे लग रहा है कि ये फैलाव से ज़्यादा ख़तरा जो है वो ये है कि ये एक लो इंटेंसिटी मगर लंबी दौरानिए की जंग के अंदर ये बदलती जा रही है। दुरुस्त हो गया जी। आमिर अहमद खान साहब कह रहे हैं लंबे दौरानिए की लो इंटेंसिटी जंग को रखते हुए किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, मगर देखना यह है कि मजमूई तौर पर खित्ते के दीगर ममालिक कब तक इस वजन या बोझ को उठा सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे कि बतौर मुआशरा हम पुरतशद्दुद सोच और रवैये क्यों रखते हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पुरतशद्दुद रवैयों और सोच की, जो हमारे माशरे में बच्चों की जानिब भी हैं, ख़वातीन की जानिब भी और कमज़ोर तबकात के जानिब भी। मगर ख़वातीन फोकस रहेंगी क्योंकि मुल्क की आबादी का 50% हैं, होम मेकर्स हैं और माशरा तश्कील देती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद एक संगीन और मुसलसल बढ़ता हुआ बहरान बनता जा रहा है। साहिल की 6 मंथ स्क्रॉल नंबर्स रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जनवरी से जून तक मुल्क भर में सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के 3172 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 644 कत्ल, 515 तशद्दुद, 462 अगवा, 280 रेप और 132 गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड के मुताबिक पाकिस्तान में 15 से 49 साल की 28% ख़वातीन जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हो चुकी हैं, जबकि 6% ख़वातीन ने जिनसी तशद्दुद का सामना किया है। 34% शादीशुदा ख़वातीन को जिस्मानी, जज्बाती या जिनसी तशद्दुद का भी सामना है। सबसे अहम और ख़तरनाक हकीकत यह है कि 56% ख़वातीन किसी भी किस्म के तशद्दुद के बाद ना मदद तलब करती हैं और ना ही किसी से बात करती हैं। यानी असल मसला रिपोर्ट होने वाले केसेस से कहीं बड़ा है। मुतासरा ख़वातीन के लिए सपोर्ट सिस्टम की बात करें, इसके अलावा कानूनी मदद की बात करें, फौरी इंसाफ की बात करें, सभी कुछ तमाम मामलात में फ़ुक़दान है। आलमी जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान 148 ममालिक में से 145वें नंबर पर है, जबकि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पाकिस्तान 148 ममालिक में आखिरी नंबर पर रहा। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि तशद्दुद का बड़ा हिस्सा घरों के अंदर होता है, जहां शौहर और करीबी जानने वाले ही अक्सर मुजरिम होते हैं। इससे ये तासुर वाज़ेह होता है कि मसला सिर्फ सड़कों या अवामी मकामात तक महदूद नहीं, बल्कि माशरती ढांचे और इसकी जहनीत से जुड़ा हुआ है। विफाकी और सूबाई सतह पर एंटी वायलेंस कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इनमें से बेशतर फ़ाल नहीं है। कहीं कमेटीज़ गैर फ़ाल हैं, कहीं बजट मौजूद नहीं, कहीं तरबियत याफ्ता अमला नहीं, कहीं समाजी मुज़ाहिमत ही इस पूरी सूरत हाल में इसके नफाज को कमज़ोर बना देती है। ख़वातीन भी खुद नहीं जानती कि उनके हुकूक क्या हैं और किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। ख़वातीन पर तशद्दुद का मसला सिर्फ कानूनी इदारा जाती नहीं, बल्कि एक समाजी और रियासती चैलेंज भी है। पुरतशद्दुद रवैये नॉर्मल नहीं होते, तशद्दुद रवैयों पर खामोशी सिखाई जाती है। क्या पुरतशद्दुद रवैये किसी भी तरह के मसाइल का हल हो सकते हैं, या यही रवैये पुरतशद्दुद माशरे की तश्कील के जिम्मेदार बनते हैं? क्या इन रवैयों का इलाज मुमकिन है? और सबसे अहम कि औरत की सोच, राय, पसंद नापसंद मुआशरे को अनकंफर्टेबल क्यों कर देती है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल के लिए सवाल रखेंगे। 6 माह में सिनफी तशद्दुद के 3000 से जायद वाक़यात, जेंडर गैप इंडेक्स में बदतरीन नंबर, निज़ाम इंसाफ, हुकूमत और समाजी माहौल ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम क्यों? ज़ैगम साहिब। आयशा, एक तशद्दुद ज़दा, खौफ ज़दा माँ की गोद में पलने वाला माशरा कैसा होता है? बिल्कुल पाकिस्तान जैसा होता है। पाकिस्तान में जितने आपको ये मसले नज़र आ रहे हैं, ये नफ्सियाती मसले, ये अजीब व गरीब रवैये, ये ताकत के रवैये, इसकी बहुत बड़ी वजह उस माँ की गोद है जिस पर तशद्दुद होता है और जो खौफ में ज़िंदगी गुजारती है। कमज़ोर होना एक जुर्म है पाकिस्तान जैसे माशरों में, ऐसे माशरे जो ऐसी माँओं की गोद में पलते हैं। और औरत होना बहुत बड़ा जुर्म है, और ख़ास तौर पे जब औरत माशी तौर पर कमज़ोर हो, तालीमी तौर पर कमज़ोर हो, जिसको कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी, जब एक से ज़्यादा कमज़ोरियाँ इकट्ठी हो जाएं,
ऐसा माशरा जो ख़ुद को तालीम देने को तैयार नहीं, जहाँ मईशत इतनी पीछे है, वहाँ पे 60% माशरा जो गरीब है और कमज़ोर है, उसकी ख़वातीन की क्या हालत होती है वो आप ऐसी रिपोर्टों में देख सकते हैं। माशरा मर्दों के हाथ में है, और ऐसे मर्दों के हाथ में और कुछ ना भी हो, इंतकाम लेने के लिए औरतें तो होती हैं, और वो औरतों से इंतकाम लेते हैं। कैसा सितम है, आधे से ज्यादा जराइम घर मगर के ज़ैगम अंदर साहब, अब इस होते हैं। बीमारी का इलाज क्या है, रिवर्स कैसे करना है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमने ये फैसला करना है कि हमने इस माशरे को बदलना है, और इस माशरे को बदलने के लिए तमाम टूल्स इस्तेमाल करने हैं। वो तालीमी टूल्स भी होंगे, वो मीडिया के टूल्स भी होंगे, वो कानूनी टूल्स भी होंगे। एक होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच हमने अपनानी है। हमने एक इस तरह के माशरे को, इस तरह के रवैये हमने बनाने हैं कि ये चीज़ काबिल बर्दाश्त ही ना रहे। ऐसा नहीं हो कि सज़ा का इम्कान ही ना हो, सज़ा मिलनी चाहिए। कानून आपने बना दिए, इन्फोर्समेंट नहीं होती, इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। ख़वातीन को वक्त पर मदद मिलनी चाहिए, और घर पर मदद मिलनी चाहिए, और मदद मिलने के बाद भी मदद मिलनी चाहिए जब वो सर्वाइवर हैं, उन पे कोई जुल्म और सितम हो गया है, हो सकता है उनको महीनों सालों तक मदद की जरूरत हो, वो मदद मिलनी चाहिए। औरत को मुक्तदर बनाना है, उस मुक्तदर बनाने के 100 तरीके हैं। तो बुनियादी हमने ये फैसला करना है कि इस तरीके से माशरे को नहीं चलने देना जिसमें से आधे माशरे के साथ, आधी आबादी के साथ ये सलूक होता हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, शहजाद साहब और आमिर साहब की राय आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर अहमद खान साहब, रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में हर 3 में से एक शादीशुदा औरत, हर तीन में से एक अपने शौहर के हाथों जिस्मानी, जज्बाती और जिनसी तशद्दुद का शिकार होती है। ये इतना बड़ा नंबर है। क्या मसला सिर्फ खवातीन की ज़ाती जिम्मेदारी है? माशरा और रियासत नाकाम क्यों है? औरत का हक, औरत की सोच और उसका मुख्तदर होना क्या हमारे माशरे में मुमकिन है? अच्छा, मुख्तसरन नहीं। और उसकी वजह यह है कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होता है वो तो आशा बन जाता है। आपने 200-300 किलोमीटर की मोटरवे बनानी है तो वो तो 2-4 साल में आप बना लेंगे। ये पावर प्रोजेक्ट्स आपने लगाने हैं बना लेंगे, वो बन जाते हैं सारे। यहाँ सर, मॉरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तो कहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर सकता है। मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ कि यहाँ मसला जहन साजी का है, और दिमाग बदलने के अंदर जो है वो नस्लें लग जाती हैं, वो ओवरनाइट नहीं बदलता। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान को एक टॉलरेंट और निस्बतन सेकुलर माशरे से ज़ियाउल हक के दौर के बाद उसको एक इनटॉलरेंट और एक इंतहाई मजहबी इंतहा पसंदी की जानिब माइल माशरा बनते हुए देखा है, और इसको 30 से 35 साल का अरसा लगा है। जिस शख्स ने ये प्रोसेस शुरू किया था ना, जनरल ज़ियाउल हक ने, वो उसके मरने, उसकी ज़िंदगी के अंदर भी ये हमें नज़र नहीं आई थी। ये उनके जाने के 10 साल बाद इसके असरात नज़र आना शुरू हुए। आमिर साहब, कतर कलामी की माजरत, ज़िया के दौर ने जो कुछ डिलीवर किया ठीक है, फिर मुशर्रफ साहब एक एनलाइटेड मॉडरेशन भी लेकर आए, बाद में तो आने वाली लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपने एक डिग्रेडेशन देखी उसके बाद और उससे पहले बेहतर माशरा था, तो फिर हम वापसी का सफर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वापसी के सफ़र के लिए जिस तरह की डिटर्मिनेशन चाहिए ना, चले उनके तो अपने अज़ाइम थे, उनकी अपनी एक सोच थी। उसके बाद हमने जो भी देखे हैं उनके, हमें वो जिस तरह का अज़्म चाहिए ना इसका, वो हमें नहीं नज़र आया। देखिए, हम बात करते हैं ना बार बार कि ईरान ने अमेरिका को नाखून चने चबवा दिए, तो वो सिर्फ अपनी अस्करी कुव्वत की बुनियाद के ऊपर तो नहीं ना, वो तो ईरानी माशरे की सोच और उनकी जो जहनीत थी उसने भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि वो 40-50 साल से मुसलसल एक अमल से गुजर कर वो तश्कील पाई है वो सोच। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि यही वजह है ना इसकी, जैसे हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स लग जाते हैं, ऐसे फजूल किस्म के जगहों पे पैसे खर्च हो जाते हैं, कभी येलो कैबें बटना शुरू हो जाती हैं और कभी लैपटॉप बटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई शॉर्ट टर्म अपने मफादात के ऊपर फोकस्ड है। और ये वो मामला है कि आप जब तक एक लॉन्ग टर्म के ऊपर ये इंश्योर नहीं करेंगे, ये आपने बड़ी अपनी इब्तिदाई में एक पते की बात की कि ये मामला घरों के अंदर है। अब घर के
अंदर रियासत नहीं घुस सकती है। आपको अपनी खवातीन को माशरे की जो कमर्शियल लाइफ है, जो इकोनॉमिक लाइफ है, उसके अंदर घरों से बाहर निकाल के लाना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी आर्गुमेंट है ना कि औरत होम, क्योंकि वो होम मेकर है इसलिए उसकी जगह जो है वो घर में है। आपको इसके खिलाफ एक्टिवली एक कैंपेन शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि खातून कभी भी लेक्चर से या बातों से एम्पावर नहीं होगी। मर्द भी नहीं होते हैं जी लेक्चरों और बातों से एम्पावर। वो इसलिए एम्पावर्ड महसूस करते हैं अपने आप को कि वो आज़ादी से बाहर घूम फिर सकते हैं और अपनी मर्जी की जो परसूट्स हैं उनके लिए वो तगदो कर सकते हैं। हो गया आमिर अहमद खान साहब का, मगर इसी नुक्ते पर मगर कानून को तो घर के अंदर दाखिल होना चाहिए। वो कवानीन जो खवातीन के लिए बनाए गए हैं वो भी घरों के अंदर दाखिल नहीं हो पाते हैं, ना डिलीवर कर पाते हैं। शहजाद चौधरी साहब आपसे कुछ देर पहले ही सीएम पंजाब कहीं गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने ये बात बोली है कि सीएम पंजाब एक खातून है, चीफ जस्टिस एक खातून है और वो समझती हैं और चाहती हैं कि आईजी पंजाब भी एक खातून हो। प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान में खवातीन रही, बड़े बड़े ओहदों पर खवातीन मौजूद भी हैं मुल्क में, माशरे में भी एक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं। मगर माशरती रवैये और जो हमारा सकाफती रुकावटें हमारी, वो कितना असर डालती हैं खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और कवानीन जो उनके लिए बने उन पर अमल दरामद में, रुकावटें कितनी खड़ी करती हैं? उसके बावजूद ये नंबर्स जो आपने कोट किए अपने इब्तदाई में, उनके नंबर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा 56% औरतें तो बोलती ही नहीं है। या भी अंडर रिपोर्टेड नंबर्स हैं, ये सब अंडर रिपोर्टेड। इससे बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे जो कि हम तक पहुंचे हैं। सिर्फ ये तो जो लिखत पढ़ा था वो है, जो हकीकत है वो इससे बहुत बढ़ के और बहुत ज्यादा है। सवाल ये वही है, देखिए सब लोग, हम लोग असल मामले की तरफ जाते हैं और फिर वहां से दूर हो जाते हैं। कभी ज़ियाउल-हक का नाम आ जाएगा, कभी अपने हमारी स्ट्रक्चर्स का नाम आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम आ जाएगा, लेकिन असल क्या है? मुझे तो देखिए, मैं टोटली इस मामले में सोच सोच के कंफ्यूज ये हूँ कि क़यामत के दिन किसी शख्स की पहचान उसके माँ के नाम से होगी, बाप के नाम से नहीं होगी। माँ का ये दर्जा है, जो भी वजूहात और हों वो दूसरी बात है, लेकिन बासूरत एक मुसल्लमा हकीकत है कि आपकी पहचान क़यामत के रोज़ माँ के नाम से होगी। मैं जानता हूँ कि मजहबी तरीके से इसको हल करना, या अगर जो बिल्कुल पक्के अकीदे वाले या उनको फॉलो करते हैं शायद उनके लिए मुश्किल, लेकिन क्या कहीं इज्तिहाद की थोड़ी सी गुंजाइश मौजूद है? क्या हम औरत का आज का मकाम देख के, उसका रोल देख के, बेहतर तौर पे उसकी जगह पहचान के हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि औरत को स्पेस ज्यादा देने की जरूरत है? देखिए, उसको इक्विप करना, उसको कानून देना, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, वो सब अपनी जगह कायम है, लेकिन जहाँ पे मिजाज बदलना है मुआशरे का, वो मुआशरे का मिजाज उस वक्त बदला जाएगा जब आप असल में इन मर्दों की सोच को बदलेंगे। और कौन है लीड करेगा उस सोच को? देखिए, हमारे पास आवाज क्या आती है? ज़ियाउल-हक की आती है, या मजहबी रहनुमाओं की आवाज आती है। इन्हीं मजहबी रहनुमाओं को ही अपनी सोच को भी बदलना है और हमारी सबकी और हमारे मर्दों की, जो इस मुआशरे के मर्द हैं, उनकी सोच को बदलना है। वरना वहां पर बाहर के मुल्कों में तो बड़े लोग बिल्कुल कट एंड ड्राइड किस्म के कवानीन है, उसमें तो कोई शकी गुंजाइश ही नहीं है उसके अंदर। दो तीन चीजें मैं जल्दी से कह देता हूं। देखिए, जब तक ये नहीं होता, जो कि कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा बदकिस्मती से, आप यूं कर लिए घंटी बजाने वाली जो मुहिम है, इसको दबा के तमाम चैनल चलाएं। नंबर 2, खवातीन के साथ तशद्दुद के लिए हर शहर में, हर मोहल्ले में ना सिर्फ शहर में 2, 3, 4, 6 जगहों पे ऐसी फोरम बनाए खवातीन के, जहां पर आप जाके अपनी बता सकें कि मेरे साथ मेरा क्या खामद है या बाप है या जो भी भाई है, क्या जुल्म करता है। मेरे ख्याल में जब तक ये चीजें, और इसकी तशहीर इतनी होनी चाहिए कि उनकी हैसियत हमारे मुआशरे का, हमारे मीडिया का, हमारी जगह का एक पक्का हिस्सा बन जाए। मेरा ख्याल है शायद इसी खौफ से ही मर्द थोड़े से पीछे हट जाए। खवातीन को उनके हुकूक बताने के लिए उनके घरों के अंदर आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वो अपनी राय का इजहार और अपने हक के लिए आवाज कैसे उठा सकती हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।